हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी कि अगर लाइन की इक्वेशन हो तो वेक्टर में किस तरह की होगी वो हम देखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी इसको समझने के लिए अच्छा आप ये देखो, जो हमारा 2D होता है उसके अंदर अगर हम लाइन की इक्वेशन निकालनी हो तो हमें क्या चाहिए होता है? एक पॉइंट चाहिए होता है, एक स्लोप चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही वेक्टर्स में क्या होता है, अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको एक पॉइंट चाहिए और एक फैक्टर चाहिए। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर मान लेते हैं जे कैप, ठीक है। हमारे पास एक जे कैप वेक्टर है और कोई भी एक पॉइंट ले लें, तो पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई भी 1 1 1, मान लीजिए यही पॉइंट ले लिया हमने। तो अब देखो इस पॉइंट से पास होने वाली तो इनफाइनाइट लाइन हो सकती है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट से पास होने वाली और वेक्टर जे के अलोंग तो एक यूनिक ही लाइन हो गई, ठीक। तो इस तरीके से हम वेक्टर की इक्वेशन को सोचेंगे। अच्छा अब मान लेते हैं ये एक लाइन है, ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो ए है और एक ये बी है, और यहां पे एक तीसरा ये जो है ये वेक्टर आर के अलोंग है मान लीजिए। तो अच्छा ए और बी तो पॉइंट्स हैं, ठीक। पोजीशन वेक्टर है इसके, एक वेक्टर और बी वेक्टर। तो ये जो पॉइंट है, लेकिन पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए देखो, ये तो देखो फर्क क्या होता है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, ऑलरेडी हम बात भी कर चुके थे इस बारे में कि भाई पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, पॉइंट माइनस पॉइंट करके एक वेक्टर मिल जाता है आपको, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं अगर b माइनस ए कर दूं तो मुझे एक वेक्टर मिल जाएगा, और वो वेक्टर किस लाइन के अलोंग होगा, ये जो लाइन दिख रही है आपको इसके अलोंग वेक्टर मिल जाएगा, और साथ में एक वेक्टर r है। तो अब देखो हमारे पास सिचुएशन क्या है, एक बार और अच्छे से समझ लो। हमारे पास एक लाइन है जिसमें हमने दो पॉइंट लिए ए और बी, और एक तीसरा पॉइंट ले लिया आर, ठीक। अब a माइनस बी या b माइनस ए करके आपको एक वेक्टर मिलेगा। सेम वे आपको r माइनस ए करके भी एक वेक्टर मिल जाएगा, या r माइनस बी करके भी एक वेक्टर मिल जाएगा। तो मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए r माइनस ए कर देता हूं, अब क्योंकि दोनों, अब आपको दिख रहा होगा r माइनस ए और b माइनस ए दोनों के दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे है, ठीक। तो इसमें कोलिनियर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस r माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लेमडा इंटू बी माइनस ए, ठीक। तो ये r माइनस ए भी एक वेक्टर है और b माइनस ए भी एक वेक्टर है। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट में से पॉइंट माइनस करने से आपको एक वेक्टर मिलता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक। तो ये हो गया आपके पास, तो ये आपकी इक्वेशन आ गई एक लाइन की। तो r माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस ए। अब आप देखो 2D में भी आपके पास ऐसा ही होता था, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो लगभग लगभग ये वही बात चल रही है, बस ऑब्वियसली वेक्टर्स में है तो थोड़ा सा डिफरेंस तो होगा ही होगा। अच्छा अब लेमडा क्या है, लेमडा कैन बी एनी रियल नंबर, तो लेमडा कैन बी बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अच्छा और समझे, तो अगर मान लीजिए लेमडा की वैल्यू अगर 0 से 1 होगी तो ये आर कहाँ पे मिलेगा आपको। तो अगर, तो इसका एक काम करते हैं जरा, आर लेमडा इज इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 1 डालते हैं इस इक्वेशन में। तो लेमडा इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो क्या होगा, आर माइनस ए इज इक्वल टू 1 हो गया लेमडा। तो आपके पास बच गया बी माइनस ए, तो ये ए से ए यहां पे कैंसिल होगा, तो आर इज इक्वल टू बी बन गया आपके पास, ठीक है। तो r इज इक्वल टू बी, यानी कि ये पॉइंट जो r है वो यहां पे आ गया, ठीक है ना, इस जगह पे आ गया जैसे ही आपने लैम्डा इज इक्वल टू 1 रखा। अच्छा अब एक काम करो, लैम्डा इज इक्वल टू 0 रख दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखते ही क्या हो जाएगा, r माइनस ए इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी कि जैसे ही आपने लैम्डा यहां पे रखा ये यहां पे आ गया पॉइंट r जो है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं लैम्डा जो है
0 से 1 के बीच में रखूं। ठीक है, अगर मैं लैम्डा जो है 0 से 1 के बीच में रखूं तो ये पॉइंट आर जो है ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, और एक चीज समझो, अब इसी इक्वेशन को 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं? आर इज इक्वल टू ए को उधर भेज दो। ठीक, ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, अब अगर लैम्डा जो है इंफिनिटी हो, अगर लैम्डा इंफिनिटी होगा तो जो पॉइंट आर है वो बी से आगे की तरफ कहीं यहां पे, मतलब इंफिनिटी तो बहुत दूर हो सकता है, तो मान लीजिए यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। ऐसे ही अगर लैम्डा जो है माइनस इंफिनिटी होगा तो आर जो है कहीं यहां पे आपको लाई कर रहा होगा, बहुत दूर ए से नीचे की तरफ बेसिकली ये लाई कर रहा होगा। ठीक, तो ये चीज आप नोट कर लेते हैं। चलो इसको नोट भी कर देते हैं एक बार। तो अब जरा देखो, इसको नोट कर लेना। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू 0 to 1 द पॉइंट आर लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक, तो ए बी ये दिखा रखा है मैंने आपको, तो इसके बीच में ये लाई करेगा। और अगर लैम्डा इज ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉइंट इधर कहीं लाई करेगा, इस वाले एरिया में, है ना। और इस रे के ऊपर कहीं ये लाई करेगा। और अगर लैम्डा इज लेस देन 1 तो ये यहां पे कहीं लाई कर रहा होगा। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब जरा मैंने एक दोबारा से बना दिया, और अब एक चीज समझने की और कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई हमारा जो लैम्डा पे डिपेंड होके आर डिफरेंट पोजीशंस पे हो सकता है। ठीक, तो मान लीजिए जो आर जो है इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमारे जो वेक्टर, जो हमारे पोजीशन वेक्टर्स हैं ए और बी, उसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो आर को कैसे लिख सकते हैं? इस सेक्शन फॉर्मूला से मैं कैसे लिख सकता हूं? लैम्डा इंटू बी प्लस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा, या लैम्डा प्लस 1। ठीक, तो ये भी एक्चुअली में एक लाइन की ही इक्वेशन हो गई, है ना। तो अब बस यहां पे एक चीज होनी चाहिए कि भाई लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू -1, तब गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज बाकी सबके लिए लाइन की इक्वेशन बन रही है। अब कैसे बन रही है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई क्या करें, हम एक काम करते हैं, आर जो है इसके अंदर एक छोटा सा काम करते हैं। ये तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, इसमें एक बी और एक ये माइनस बी ऐसा कर देते हैं। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करनी चाहिए। तो अब यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है, लैम्डा बी और बी, इसको अगर मैं साथ साथ में रख लूं तो मेरे पास क्या सिचुएशन आ जाएगी? बी वेक्टर इंटू लैम्डा प्लस 1, और ये हो जाएगा ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई है लैम्डा प्लस 1। बस ये सिचुएशन होगी, सिर्फ रीअरेंज किया मैंने। अब इनको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। तो अलग अलग जैसे ही डिवाइड करूंगा तो लैम्डा प्लस 1 इधर तो जो है कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? ए माइनस बी ओवर लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? बी, या फिर इसको ऐसे लिख दो, आर माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 ए माइनस बी। या और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो हम इसका 1 ओवर लैम्डा प्लस 1 को एक के लिख देते हैं, तो ए माइनस बी। अब आपको ये देखो, वही इक्वेशन आ गई जो हमने ऊपर लिखी थी। बस यहां पे हमने करा क्या था भाई, यहां पे हमने ए की जगह बी कर दिया, और ये हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आर में से चाहे मैं बी माइनस करूं चाहे मैं ए माइनस करूं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बस यहां पे ये फर्क आ गया। ठीक, तो ये भी इक्वेशन एक लाइन की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे वहां पे लैम्डा एक स्केलर था, ऐसे ही यहाँ पे k इज अ स्केलर। अच्छा, अब देखो, हमें एक लाइन की इक्वेशन पता चल गई भाई। अच्छा, लाइन की इक्वेशन क्या होती है अब? और लाइन की इक्वेशन क्या होती है एक बार और लिख देते हैं।
तो लाइन की इक्वेशन है हमारी आर माइनस ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी माइनस ए, ठीक है। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, ठीक। इसमें मैं लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इसी चीज को अगर मैं ये सोचने की कोशिश करूं भाई 3D में क्या हो रहा होगा, ठीक। तो 3D में आर कोई जनरल पॉइंट है हमारे पास, एक्चुअली जो हमने देखा यहाँ पे कोई भी जनरल पॉइंट था, ठीक। तो आर के अगर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, तो मैं क्या करूं, आर के कोऑर्डिनेट्स को मैं अगर एक्स वाई जेड लिख दूं, कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं, और ए के कोऑर्डिनेट्स हो a1 a2 a3 और बी के कोऑर्डिनेट्स हो b1 b2 b3। तो अब अगर मैं इस लाइन पे लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो क्या सिचुएशन होगी। अच्छा एक काम करते हैं, या तो पहले पूरा ही लिख देते हैं, ठीक। तो आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड माइनस या इज इक्वल टू a1 a2 a3 माइन प्लस लैम्डा b1 b2 b3 माइनस a1 a2 a3, ठीक। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है जी। अब ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो अगर मैं इसमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, अगर मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 माइनस a1। ऐसे ही अगर इस लाइन पे लाई करने वाला कोई उसका पॉइंट है जिसका कि y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2 माइनस a2। एंड सिमिलरली अगर मैं z कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करूं तो a3 प्लस लैम्डा b3 माइनस a3। तो बस फर्क क्या पड़ रहा है, अब देखो आप वेक्टर से 3D में इजीली ट्रांजिशन हो रहा है, अब आप समझ सकते हो, इसलिए इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि भाई वेक्टर और 3D गो हैंड इन हैंड। तो आप आराम से बस आपको क्या करना है, वहां पे पॉइंट ले लो फटाफट, एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स ले लो। अब जरा एक फॉर्म ऑफ लाइन दूसरी देखते हैं, ठीक। अब यहां पे एक आपको एक वेक्टर दिख रहा है सी, और एक लाइन दिख रही है रेड कलर से, और उस पे एक पॉइंट है ए जिसका कि पोजीशन वेक्टर हमने ए लिखा हुआ है स्मॉल ए, ठीक। अब देखो ध्यान, फिर से आपको याद दिला रहा हूं, सी वेक्टर है और ए एक पॉइंट है। एक पॉइंट का मतलब ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 या 3 4 5 या 5 6 7 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और सी एक वेक्टर है जिसको हम 2i प्लस 3j माइनस 5k कुछ ऐसे करके लिख सकते हैं। तो अभी ए एक पॉइंट है। अब इसी लाइन रेड वाली लाइन पे मैं अगर एक पॉइंट आर और ले लूं, ठीक, इस लाइन पे मैं एक पॉइंट आर ले लेता हूं, तो अब अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई ये पहले तो मैं एक वेक्टर बना लूं, तो क्या होगा, आर माइनस ए करते ही मुझे एक वेक्टर मिल गया, ठीक। और मुझे ये पता है ये वेक्टर किसके अलोंग है, ये सी के अलोंग जा रहा है, वेक्टर सी के अलोंग, ये मेरा आर माइनस ए वेक्टर वेक्टर सी के अलोंग है। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स सी। और जैसे ही मैंने ये लिखा मेरे को लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो अब मैं कैसे लिख सकता हूं, फिर इसको फिर से ऐसे लिख सकता हूं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा सी। अब ये आपकी एक और फॉर्म ऑफ लाइन है जहां पे आपको जो लाइन जो है एक पॉइंट से पास करती है जिसका पॉइंट है ए, और वो लाइन एक वेक्टर के अलोंग है, और वो वेक्टर कौन सा है, सी। तो ये ध्यान रखना, ये पॉइंट है और ये वेक्टर है।
ये आपको ध्यान रखना होगा और अब तक क्लियर हो भी गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जरा ये चीज नोट कर लीजिए, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड अलोंग अ वेक्टर सी इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा सी। अच्छा आप देखें टाइप्स ऑफ लाइन है ना, लाइन होती कितने टाइप की हैं? पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस तो आपको पता ही है, अगर आप देखो आपके जो घर रूम में, अगर आपका रूम जो है रेक्टेंगुलर है, तो उसमें जो आमने सामने की दीवारें, जो अपोजिट वॉल्स हैं, उसमें जो नीचे अगर आप देखोगे तो लाइन जो दिख रही होंगी आपको, या छत पे देखोगे जो लाइन बनी हुई होगी दो दीवारों के बीच में और अपोजिट उसमें, तो वो क्या होंगी? पैरेलल दिख रही होंगी आपको। ऐसे ही कई बार आपके फर्श में अगर टाइल्स लगी हो, तो टाइल्स में भी आपको दिखेगा भाई पैरेलल लाइन चल रही है, तो वो क्या है, वो उसको आप देख के समझ सकते हो, अच्छा ये पैरेलल है ना। और मान लीजिए अगर आपके पास हम कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करें, तो एक लाइन ये है, लेट्स से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है, जो ये पैरेलल लाइंस हैं। अच्छा लाइन में जो होता है, ध्यान रखना, आप में एरो नहीं बनता है ना, और ये वेक्टर है, वेक्टर में एरो बनेगा। तो अब ये लाइंस जो है दोनों की दोनों इस वेक्टर के अलोंग है, तो मान लीजिए मैं इसको सी दे देता हूं और एक वेक्टर ऐसे बना देता हूं, माइनस सी हो गया ये, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ये सारी की सारी एंटी पैरेलल, एक कुछ तो एंटी, इस केस के लिए तो एंटी पैरेलल है, बाकी ये लाइन जो है ये पैरेलल है, ठीक। और नॉर्मली आप समझ ही रहे हो कि क्या होंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें, इंटरसेक्टिंग लाइन में ही अब आप देखो आपके कमरे की लेंथ और ब्रेथ को जोड़ने वाली जो लाइन दिख रही होगी आपको, वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। और ऐसे ही छत में आप देखो, जहाँ पे दो दीवारें मिल रही हैं, वहां पे एक लाइन बनती हुई दिखती है आपको हमेशा, तो वो उस टाइप की लाइंस क्या हो गई, वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब स्क्यूड लाइन क्या हुई? स्क्यूड लाइन का मतलब ये हो गया कि ऐसी लाइन जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है। अब ये ऐसी कौन सी लाइंस है? अब आप सोचो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कि आप ये समझो कि जब एरोप्लेन उड़ रहे होते हैं, तो क्या होता है, एक एरोप्लेन एक के ऊपर उड़ रहा होता है, एक नीचे उड़ रहा होता है, पर वो आपस में कभी भी टकराते नहीं है, ठीक। तो ऐसी लाइन जो होती है वो उनको बोलते हैं स्क्यूड लाइंस। स्क्यूड लाइन को हम थोड़ा सा बाद में भी देखेंगे। तो बस एक छोटी सी चीज है आपको बतानी थी कि ये, हाँ, इस तरह की लाइंस आपको मिल सकती है, तो इसको आप नोट कर लें। अच्छा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आप वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, लाइनों को शिफ्ट नहीं कर सकते आप। लाइन वही की वही रहती है, वेक्टर्स को आप शिफ्ट करते हो। कई बार बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं, तो वो ये ध्यान रखना, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड नॉट दी लाइंस। अच्छा अब जरा एक क्वेश्चन है, फाइंड लाइन जॉइनिंग 2 3 4 एंड 4 6 7। ये दो पॉइंट दे रखे हैं, इनको ज्वाइन करके जो लाइन बनने वाली है उसकी इक्वेशन आपको बतानी है। अच्छा हमने देखा था कि हमारी जो लाइन की इक्वेशन होती थी वो ये होती थी a प्लस बी माइनस ए, यानी कि इन दोनों को माइनस करके, अगर ये मान लीजिए a है और ये b है, तो इन दोनों को माइनस करके तो वेक्टर मिल जाता है, और ये साथ में एक लैम्डा होता है, ठीक। तो a को हम लिख सकते हैं अब 2 3 4 प्लस लेमडा। अच्छा इन दोनों को माइनस करने से आपको देखो कैसे मिल रहा होता है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4i प्लस 6j एंड प्लस 7k माइनस 2i प्लस 3k प्लस 4k, 3j प्लस 4k। तो 4 माइनस 2 2, या इसको अब ऐसे लिख लें 2i, और 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हो गया प्लस 3j एंड प्लस 7 माइनस 4 प्लस 3k, ये हमारे पास आ गया, ठीक। और अब देखो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पे लाई कर रहा होगा, अगर उसकी कोई, उसको लिखना चाहूं मैं, तो इसको कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास? एक तो ये हो गया कि इस 2 को उधर लेके गए तो r-2, ठीक है, r-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 2, यानी कि 2 लैम्डा। और फिर ऐसे ही एक पॉइंट हो जाएगा r-3 इज इक्वल टू, अब j कंपोनेंट क्या है, 3 लैम्डा, और r-4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। ये इस तरीके से आप इसके ऊपर कोई 3 पॉइंट मिल जाएंगे, एक पॉइंट मिल जाएगा जिसका ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y और ये z होगा, ठीक। और लेमडा कोई रियल नंबर है, तो लेमडा
कि रियल नंबर है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप जनरेट कर पाओगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है किसी भी लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यू जो उन इनफाइनाइट पॉइंट्स को जनरेट कर देगी। पर अगर कोई जनरल पॉइंट कोई भी लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली जब हम कोई इस तरह का एग्जाम क्वेश्चन होगा तो वहां पे कंडीशन भी दी गई होगी आपको क्या करना है, तो वहां से उस कंडीशन से आप लैम्डा निकाल पाओगे। पर एक जनरल वे में आपको ये समझना चाहिए कि हाँ पॉइंट निकालना है तो आपने कैसे निकालना है। मान लीजिए क्वेश्चन ये है आपके पास, फाइंड लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर 2i + 3j + 4k, ये आपको लिखना है। तो हमने इस फॉर्म की भी इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले स्टडी की थी। तो इस तरह की लाइन की जो इक्वेशन होगी वो क्या होती है, r = a + λc, ठीक। और ये हमारा c वेक्टर हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया a, ठीक। तो इसकी इक्वेशन हम लिख पाएंगे। तो क्या करेंगे, r माइनस इस a को उधर लेके चलेंगे तो 1 2 3 = लैम्डा × 2i + 3j + 4k क्या, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई जो रिक्वायर्ड है। बस ये ध्यान रखना है, फिर से याद दिला रहा हूं, ये c वेक्टर है और a पॉइंट है और लैम्डा ऑब्वियसली कोई स्केलर है, लैम्डा बिलोंग्स टू r। अच्छा, इस में लैम्डा को हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, अगर लैम्डा की कोई वैल्यू दी गई हो तो हम उसको यूज कर लेंगे, नहीं है तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है। अब ये क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड 1ab एंड पैरेलल टू i + 2j + 5k, ठीक। ये आपको पूछ रहा है। तो देखो पहले तो आपको दो पॉइंट दे रखे हैं ए बी। तो एक पॉइंट है ओरिजिन और एक पॉइंट है लेट्स से ये बी। तो ए तो हो गया आपका 0 0 0, ठीक है, और बी हो गया आपका 1a, 1a और b। तो इन दोनों को माइनस करके एक लाइन वेक्टर मिलेगा। तो हमारी जो लाइन की इक्वेशन होगी तो हम इसको वेक्टर ही बना लेते हैं सीधे सीधे। तो क्या बन जाएगा हमारा b - a करके वेक्टर मिलेगा। तो ऑब्वियसली 1 माइनस, तो यही आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ठीक है। अब ये आ गया तो ये एक वेक्टर है। अब इसने कहा कि भाई ये जो है ये इसके पैरेलल है 1i + 2j + 5k, इसका मतलब ये इसके कोई लैम्डा टाइम्स होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये जो हमारा 1ab जो है लैम्डा टाइम्स होगा i + 2j + 5k, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारा वेक्टर है तो हम इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, i + aj + bk, और ये किसके बराबर होगा, लैम्डा i + 2j + 5k। अब यहां से क्योंकि दोनों एक ही चीज है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो i के कंपोनेंट कोफिशिएंट है, j के कोफिशिएंट है और y k के कोफिशिएंट है, ये सब इक्वल होंगे। तो यहां से कंपेयर करें तो लैम्डा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा इससे और इससे, है ना। तो और यहां से फिर क्या बन जाएगा, a = 2 लैम्डा होगा और b = 5 लैम्डा होगा। और क्योंकि लैम्डा = 1 है तो a = 2 हो जाएगा और b = 5 हो जाएगा। ये चीज आप एक बार अच्छे से समझ लो, क्योंकि आपको दो पॉइंट दे रखे थे, उन पॉइंट से पॉइंट माइनस करके हमको एक वेक्टर मिला और उसने कहा कि ये पैरेलल है। और दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, कोलिनियर होते हैं, तो याद है हमने उसको एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स करके लिख सकते थे, तो इसीलिए हमने ऐसा लिखा था। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए बहुत अच्छे से। अब जरा ये क्वेश्चन देखो, गिवन लाइन दो लाइन दे रखी है, r = 1 - 1 - 10 + लैम्डा 2 - 3 8, और ये दूसरी लाइन दे रखी है, इसमें लैम्डा की जगह म्यू है, ठीक। अब आपको ये बताना है कि इनका ओरिएंटेशन क्या है। ओरिएंटेशन का मतलब आपको ये बताना है कि कोप्लेनर है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या आपकी स्क्यूड लाइन है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पूछा है कि भाई लाइंस आर कोप्लेनर
पहले तो ये बताओ कि लाइंस कोप्लेनर हैं एंड इफ दे आर इंटरसेक्टिंग फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा ठीक, कोप्लेनर का मतलब ये होगा कि कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि जो या तो लाइन पैरेलल हो या फिर आपकी लाइन जो है इंटरसेक्टिंग हो, सेम प्लेन पे लाई कर रही हो। ठीक है, अब सेम प्लेन पे लाइन जो है या तो पैरेलल हो सकती है या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। ठीक, तो अब सोचो कि पैरेलल कब होती हैं? पैरेलल तब होती हैं कि जब आप एक वेक्टर को जिस वेक्टर के अलोंग हो और एक और दूसरा वेक्टर हो, अगर उनको एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकें तो वो लाइन जो है पैरेलल होती है। अब आपको ध्यान दो कि जब हमने लाइन लिखी थी तो ये लैम्डा के साथ जो हम मल्टीप्लाई करते थे वो एक वेक्टर होता था। ठीक है, ये एक वेक्टर है, और ऐसे ही यहां पे म्यू के साथ जो मल्टीप्लाइड हुआ ये भी एक वेक्टर है। अब अगर हम इस वेक्टर, मान लीजिए इसको मैं वेक्टर 1 बोलूं और इसको वेक्टर 2 बोलूं, तो अगर मैं इस वेक्टर 1 को इस वेक्टर 2 का लैम्डा टाइम्स लिख पाऊं तो ये लाइन जो है पैरेलल हो जाएंगी। पर क्योंकि यहां पे देखो ये आपस में कोई भी रिलेशन, इनका रेशो देखो आप, इस वेक्टर में एक इसका आई कंपोनेंट देखो तो 2/1 है, यहाँ पे -3/4 है, और यहाँ पे 8/7। इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कोई भी एक कॉमन रिलेशनशिप नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। अगर मान लीजिए ये डबल होते, ट्रिपल होते, हाफ टाइम्स होते, है ना, तो ये ऑब्वियसली ये पैरेलल हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना आप। ठीक, तो हमेशा कभी भी ये कोप्लेनरिटी की बात करें या इसकी ओरिएंटेशन पूछे तो सबसे पहले इस वेक्टर को देखो, क्या ये वेक्टर आपस में एक दूसरे के कुछ भी टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक, अगर ये यानी कि इनके आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं, क्या हम उनको, उनमें कोई रिलेशनशिप आ रही है और फिक्स रिलेशनशिप है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये तो पता चल गया भाई ये पैरेलल नहीं है, नॉट पैरेलल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे और एक बार बता देता हूँ, मान लीजिए ये 2 -3 और 8 ये आपका एक वेक्टर है। ठीक, अगर ये मान लीजिए ऐसा होता 4 -6 एंड 16, तो ये पैरेलल हो जाते हैं क्योंकि ये डबल करके इसको लिख दिया गया है। या फिर अगर ये मान लीजिए इसको 1 -3/2 और 4 ऐसा लिखा होता, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। ठीक है, इसको हाफ टाइम्स करा तो ये आ गया आपके पास। तो इस तरह की कोई रिलेशनशिप होती तो ये पैरेलल होते, पर यहाँ ऐसी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं है। अब सवाल ये है कि फिर ये इंटरसेक्टिंग है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको निकालना है। ठीक, तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट ले सकते हैं। पहली लाइन L1 पे और L2 पे, दोनों पे ही कोई हम जनरल पॉइंट ले सकते हैं। तो अब मैं जरा सा इतने को ये क्लीन कर देता हूं जहां पे मैंने बताया था आपको कि भाई ये पैरेलल है। तो जब मैंने इसको ओके, ये क्लीन नहीं हुआ अभी, चलो कर देते हैं अभी। तो अब जरा हम इस पे एक कोई जनरल पॉइंट लेते हैं, कोई भी एक पॉइंट। ठीक, तो लाइन पे जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1, मैंने आपको बताया था क्या करना था हमें, 1 पहला और इसके साथ 2 लैम्डा, राइट। तो इस पे कोई जनरल पॉइंट हो गया 1 + 2 लैम्डा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये याद रखना। ऐसे ही चलो मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस जनरल पॉइंट क्या होगा, 1 + 2 लैम्डा। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये और यहां से, तो -1 प्लस माइनस हो जाएगा -3 लैम्डा, और ऐसे ही उस जनरल पॉइंट का z कोऑर्डिनेट क्या होगा, -10 + 8 लैम्डा। ये तो हो गई लाइन L1 की बात। ऑलराइट, अब ऐसे ही जनरल पॉइंट ऑन L2, तो जनरल पॉइंट ऑन लाइन L2, तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, फटाफट देखो यहां से 4, और ये क्या है, म्यू के साथ 1, तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट क्या होगा 4 + म्यू, y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा
-3 -4 म्यू और z कोऑर्डिनेट होगा -1 +7 म्यू। अच्छा, इनको अब आप देखो, अच्छा अगर दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हैं, ठीक, तो ऑब्वियसली एक कॉमन पॉइंट मिलेगा आपको। इंटरसेक्टिंग का मतलब भाई एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये अगर एक कॉमन पॉइंट होगा, और क्योंकि हमने जनरल पॉइंट लिए तो जनरल पॉइंट ही मान लीजिए इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसका जनरल पॉइंट ये वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 4 + म्यू, एक इक्वेशन बन गई। ऐसे ही -1 -3 लैम्डा इज इक्वल टू -3 -4 म्यू, एक इक्वेशन बन गई। और ये हो गई -10 + 8 लैम्डा इज इक्वल टू -1 + 7 म्यू करके तीसरी इक्वेशन बन गई। तो को पॉइंट जो है, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट सेम है तो हम करेंगे क्या, किसी भी दो इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। भाई दो इक्वेशंस के लिए आपके पास दो नोन है, लैम्डा और म्यू, और दो इक्वेशन है, तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू किसी भी दो इक्वेशन मिल जाएगी। उसको अब हम तीसरी इक्वेशन जो हमने यूज नहीं की उसमें रख के देखेंगे। तो अगर तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो आया वो कॉमन पॉइंट है और वही हमारा आंसर होगा। और अगर मान लीजिए वो तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर इसका मतलब वो पॉइंट कॉमन नहीं है। तो चलिए जी, इंटरसेक्शन पॉइंट पहली दो इक्वेशन से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इससे और इससे अगर मैं सोचूं तो क्या किया जाए, फ्रॉम 1 and 2 इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा चलो, ये तो अब आप कर ही लोगे ना। फ्रॉम 1 and 2 अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और रख के भी देख लो आप, है ना, लैम्डा 2 रखोगे तो 4 + 5 1 5 हो गया, उधर भी 4 + 1 5 हो गया। तो लैम्डा 2 और म्यू 1 आपको इक्वेशन 1 and 2 को सॉल्व करके मिल जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं, चेक इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में रख के देखे तो -10 + 8 × 2, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए -1 + 7 × 1। तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, यानी कि ऑफ कोर्स ये दोनों एक ही आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि लाइन L1 and L2 have a common point, ठीक है, यानी कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब वो पॉइंट है कौन सा, अब पॉइंट है कौन सा, तो भाई लाइन L1 में या तो लैम्डा की वैल्यू रख दो या लाइन L2 में म्यू की वैल्यू रख दो। तो रख देते हैं भाई इसके अंदर। तो लाइन L1 में यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास लैम्डा हमारे पास है 2। तो जब मैं इसमें 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 -1 -10 प्लस, जब लैम्डा 2 होगा 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4 -6 एंड 16, और इनको ऐड करेंगे तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 5, ये आ गया 5, और -1 -6 हो गया -7, और -10 + 16 हो गया 6। ये आपका कॉमन पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसको आप सोचो कि ये लाइन जो है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा 5 -7 6। और अब ऑब्वियसली देखो एक ही प्लेन पे लाई कर रही होंगी, आपने कॉपी पे बनाया है, आपकी कॉपी जो है प्लेन है, तो इसलिए उस एक प्लेन पे ये लाई कर रही होंगी। मान लीजिए जब आप इसको थर्ड इक्वेशन में रखते और ये सेटिस्फाई नहीं हुई होती, ठीक है, मान लीजिए कुछ और आ जाता, थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना ही ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या होती, फिर ये स्क्यूड लाइन होती। ये ध्यान रखना, अगर कोई लाइन आपकी ऐसी आ गई जो ना तो पैरेलल है ना इंटरसेक्टिंग है, तो इसका मतलब वो स्क्यूड लाइन रही होगी।
अब ये जरा आपके लिए होमवर्क दे दिया मैंने, डिस्कस द ओरिएंटेशन ऑफ दीज लाइंस। तो ये जो दो लाइन जब आप देखोगे पैरेलल तो ऑब्वियसली नहीं दिख रही, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर के आपस में कोई रिलेशनशिप, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा, ठीक है ना, कोई कॉमन मल्टीपल नहीं आ रहा, किसी स्केलर टाइम नहीं लिख सकते हम, ठीक। तो ये पैरेलल तो है नहीं। तो अब आप जब इसको कोइंसिडेंट चेक करोगे तो इस पे एक ट्रिवियल पॉइंट लोगे, जैसे कि हमने बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन में किया, एक जनरल पॉइंट लोगे, दूसरे पे भी जनरल पॉइंट लोगे, फिर वहां से आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे। अब जब आप वहां पे 3 इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे क्या होगा, वहां पे तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालने से। तीसरी इक्वेशन जब हमने रख के देखा था सेटिस्फाई हो गई थी, तो उससे हमें पता चल गया था भाई ठीक है ये लाइन जो है इंटरसेक्टिंग है। पर यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं मिल पाएगा, तीसरी वाली सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब जो ये लाइन जो होगी वो स्क्यूड आंसर आएगा आपका, दीज लाइंस आर स्क्यूड लाइंस। तो इसका आंसर मैं आपको हमने बता दिया, आंसर होगा स्क्यूड लाइन, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, तो ये याद रखिएगा, आप करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ऑफ कोर्स। अब ये क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब हमें देखना है कि ये पैरेलल है कि नहीं है, क्या सिचुएशन है। तो अब सबसे पहले तो एक चीज देखो, मैंने आपको बोलता था ना कि सबसे पहले तो ये वेक्टर को देखो, इसको और इसको देखो। तो ये क्लियरली देखा है, 3i प्लस 2j प्लस के में अगर मैं डबल कर दूं तो 6i प्लस 4j प्लस 2k लिखा हुआ है, यानी कि ये लाइन पैरेलल है, ठीक। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में एक दूसरे के 2 टाइम्स करके लिख पाए हम। तो इसका मतलब ये पैरेलल तो आ गया। अब पैरेलल जैसे ही आया तो हमें अब ये सोचना पड़ेगा, यार पैरेलल तो आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोइंसिडेंटल भी हो, पैरेलल तो हो गया। कोइंसिडेंट का मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे पर लाई करती हो, और लाइन एक दूसरे पर लाई करने का मतलब है कोई हमें ऐसा पॉइंट मिल जाए कि जो एक लाइन पे भी लाई कर रहा है और दूसरी पे भी कर रहा है। अगर पहले ही हम कह रहे हैं कि लाइन पैरेलल है और साथ में हमें एक पॉइंट भी मिल गया कि जो दोनों लाइन पे लाई करता है, कॉमन पॉइंट मिल गया, तो इसका मतलब वो लाइन जो है कोइंसिडेंटल होंगी, एक के ऊपर एक लाई कर रही होंगी, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर एक लाई कर रही होंगी। तो अब वो चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि किसी भी लाइन पे एक ट्रिवियल पॉइंट ले सकते हैं और उसको चेक करेंगे कि भाई वो दूसरे में है कि नहीं है। तो सेकंड लाइन में ये जो ये वाली लाइन है, इसके अंदर एक ट्रिवियल पॉइंट ढूंढना है। तो ट्रिवियल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, म्यू इक्वल टू 0 या लैम्डा इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक। तो अगर मैंने म्यू इक्वल टू 0 कर दिया इस वाली लाइन में, तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 3 2 3, ठीक। जैसे ही मैंने म्यू फॉर म्यू इक्वल टू 0, मेरे को एक ट्रिपल पॉइंट मिला दूसरी लाइन में एल, चलो ये L2 है और ये L1 है, ठीक है। फॉर म्यू एक 3 2 और 3, ये मेरा पॉइंट मिल गया, यानी कि 3i 2j और 3 के एक पॉइंट मिल गया मुझे। अब मुझे ये देखना है कि भाई ये पॉइंट उसमें है कि नहीं है। तो अब देखो दोनों लाइंस, अब ये वाली लाइन L1 और L2 का पे कोई पॉइंट लेना है मुझे, ठीक है। तो इस लाइन पे कोई पॉइंट कैसा होगा, अब जरा देखो, इस लाइन पे एक पॉइंट होगा, अच्छा यहाँ पे के है, यानी कि जे और के आई कंपोनेंट तो 0 है, तो इस पे जो पॉइंट होगा वो होगा 0 प्लस 3 लैम्डा और 0 प्लस 2 लैम्डा और 2 प्लस लैम्डा, ठीक। ये इस पे लाई हो गया। अब ये जनरल पॉइंट ऑन एल है, L1 है, ठीक है ना, ये जनरल पॉइंट ऑन लाइन L1 है। तो अब इस पे जनरल पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होने चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी इक्वल होनी चाहिए और जेड कोऑर्डिनेट भी इक्वल होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा एक मिला। वाई कोऑर्डिनेट देखो तो यहां से क्या मिलेगा, 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और जेड कोऑर्डिनेट लिखो 3 इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, ठीक। यहां से मुझे मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 1, सेम ही चीज लैम्डा इज इक्वल टू 1, और लैम्डा इज इक्वल टू 1 अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये सेटिस्फाई हो गई, ठीक।
यानी कि मुझे एक पॉइंट मिल गया लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक। तो इसका मतलब है कि फॉर म्यू इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इक्वल टू 1 वी हैव अ कॉमन पॉइंट। और कॉमन पॉइंट कौन सा है? ये 3 2 3 3 2 3 on both the lines, on both L1 and L2। इसका मतलब ये हो गया कि बट दे आर पैरेलल, बट L1 and L2 आर पैरेलल। इसका मतलब ये हो गया कि L1 and L2 आर कोइंसिडेंट, ठीक। क्योंकि पैरेलल है और उसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट भी मिल गया, तो इसका मतलब वो एक के ऊपर एक ही लाइक कर रही होंगी। ओके जी, अब जरा ये क्वेश्चन देखो। गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस r इज इक्वल टू t टाइम्स 3 minus 1 1 एंड 2i, दूसरी क्वेश्चन है 2i प्लस s इंटू -6 2 एंड -2, सॉरी ये -2 होना चाहिए। तो अब आपको यू हैव टू चेक द ओरिएंटेशन ऑफ द लाइन वेयर t एंड s आर स्केलर्स। तो यहां पे लैम्डा और म्यू की जगह आपको t एंड s दे दिए गए हैं, ठीक। सबसे पहले तो देखो जरा, इसको जरा ढंग से लिख रहे हैं ना। तो r को हम कैसे लिख सकते हैं? पहली वाली लाइन, इसको L1 लिख रहा हूं मैं। L1 हो गई हमारी 0 0 0, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं दिया हुआ, प्लस t इंटू 3 -1 और 1, ठीक। और ऐसे ही दूसरी लाइन को L2, उसको मैं ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, इसमें सिर्फ 2i है, तो 2 0 0 प्लस s -6 2 -2, ठीक। अब हमने दोनों को अच्छे तरीके से लिख लिया, जो हम आप अच्छे से अभी तक देखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक। तो क्लियर सी बात है। अच्छा, अब जरा ये देखो, यहां पे दोनों इस, ये वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इसमें रिलेशनशिप आपको दिख गई होगी। ये सेकंड वेक्टर है, फर्स्ट वाले वेक्टर को 2 टाइम्स करके लिखा हुआ है भाई। 3 2 जा -2 टाइम्स, ठीक है, -2 टाइम्स करके लिखा हुआ है। तो 3 -2 -6 -1 इंटू -2, तो ये आ गया 2, और 1 इंटू -2 इज -2, ठीक है। तो -2 टाइम्स करके ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल तो हो गई। अब मैंने आपको बताया था कि इससे पहले क्वेश्चन में भी जब हम कर रहे थे, अच्छा जब लाइन पैरेलल हो गई तो हमें ये देखना होगा कि भाई वो कहीं कोइंसिडेंटल तो नहीं है। तो कोइंसिडेंटल नहीं है तो उसके लिए एक ट्रिवियल सा पॉइंट ले लो किसी भी लाइन पे। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही सुंदर सा पॉइंट है ना, सबसे बढ़िया पॉइंट तो यही है 0 0 0, तो ये एक ट्रिवियल पॉइंट है। तो अब यहाँ पे एक 0 0 है ये, और अगर दूसरा एक जनरल पॉइंट इसके ऊपर ले लो, दूसरी वाली लाइन के ऊपर, तो इसके ऊपर जो दूसरा पॉइंट होगा, और ये दोनों इक्वल एक ही जैसे होनी चाहिए, तो इक्वलिटी साइन अभी लगा दिया मैंने जल्दी से, है ना। तो और वो इसका जनरल पॉइंट क्या होगा? 2 -6s, ठीक। और दूसरा होगा 0 + 2s, और तीसरा होगा 0 -2s, ठीक। तो यहां से इनके ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट कंपेयर करता हूं। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? x कोऑर्डिनेट 0 = 2 - 6x 6s, और y कोऑर्डिनेट होगा हमारा 0 = 0 + 2s, एंड z कोऑर्डिनेट होगा 0 = 0 - 2s। ऑलराइट, तो यहां से ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक। अच्छा, 2 और 3 से यहां से देखें तो हमारे पास s = 0 आ रहा है, ठीक। क्लियर है, दिख ही रहा है।
और s इज इक्वल टू 0 अगर मैं यहां पे रख दूं, बट s इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई। मैंने आपको बताया था ना कि किसी एक दो इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है और तीसरी में रख के देखनी है। डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, इसका मतलब कि यहां पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये 0 0 0 है क्या? ओरिजिन है। इसका मतलब पहली वाली L1 तो ओरिजिन से पास करती है, तो दूसरी वाली जो है ओरिजिन से पास नहीं कर रही। कि इसका मतलब है कि लाइंस आर, कोई कॉमन पॉइंट नहीं आए तो लाइंस आर एग्जैक्टली पैरेलल। तो देखो इस तरीके के ना आपको ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई वहां पे 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ। अब आपने अगर ये चीजें आपको चेक करनी नहीं आई तो आप पक्का फंसने वाले हो फिर वहां। अब हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपको निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अब पहले से उससे पहले थोड़ा सा याद करो कि भाई हम 2D में जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालते थे, वहां पे दो लाइंस होती थी आपके पास, a1x प्लस b1y प्लस c1, a1x प्लस b1y प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन होती थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और उसकी एंगल बाइसेक्टर की जो इक्वेशन होती थी, तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 and divided by a1 square plus b1 square is equal to plus minus a2x plus b2y plus c2 divided by a2 square plus b2 square। ठीक है। और ये प्लस माइनस क्यों लगता था? क्योंकि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता था और एक आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता था। नेगेटिव साइन के साथ आपको एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर मिलता था। ठीक है, आई होप ये आपको याद होगा। तो ऐसे ही आपको वेक्टर इक्वेशन हो, उनका एंगल बाइसेक्टर बनाना हो, तो अब एंगल बाइसेक्टर ढूंढना है, तो इसका मतलब ऐसी दो लाइन होनी चाहिए जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है ना? तो अब अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो कुछ ऐसी सी दिखेंगी, उसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। तो हमारी जो लाइंस होंगी कुछ ऐसे से दिखनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। तो ये हमारी लाइन दिख रही है, तो यहां पे एक कॉमन पॉइंट है, और ऑब्वियसली कॉमन पॉइंट होगा तभी आप इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो हमने मान लीजिए वो जो कॉमन है वो है ए। ठीक। और ये जो है ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, और ये पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ए है। कॉमन पॉइंट हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन में कैसे लिख सकता था? आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा सी। ठीक। और इस वाले की मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू ए प्लस म्यू बी। ठीक। तो अब ये दो लाइन मिल गई और इनके बीच का मुझे एंगल देखना है। तो एंगल बाइसेक्टर यानी कि एक एंगल बाइसेक्टर बनाता हूं मैं इसका। तो यहां पे लेट्स से इसका एक एंगल बाइसेक्टर बन गया। ठीक। ऑब्वियसली एंगल मैंने अभी बनाया नहीं, बना देता हूं आपके लिए। ये रेड वाला जो है ये आपका एक एंगल बाइसेक्टर आ गया। और ये क्या क्या हुआ? ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना, है ना? ये जो चीज है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बना, और ये एंगल इक्वल हो गए। अच्छा, जब इंटरनल बना तो एक एक्सटर्नल भी बनना चाहिए था, तो वो भी देख लेते हैं कि भाई कहाँ बन रहा होगा। वैसे तो आपको पता ही है, समझ ही आता है आपको, स्मार्ट बच्चे हो आप लोग। तो ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर,
तो देखो ये जो ग्रीन वाला है ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बन गया, तो ये एक्सटर्नल और ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक, तो ये जो है हमारा, अब आप ये ध्यान रखना है जो पहली लाइन है ये वेक्टर सी के अलोंग है, दिख ही रहा है, और ये वेक्टर बी के अलोंग है। तो एंगल बाइसेक्टर का फॉर्म क्या होगा, है ना, एंगल बाइसेक्टर भी क्या होगा, ए प्लस के इंटू समथिंग सम वेक्टर होगा। अच्छा, इनके बीच का जो वेक्टर होगा, अच्छा इन दोनों का, अब ये सोचते हैं थोड़ा सा कि ये बीच का वेक्टर निकालें कैसे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालें कैसे। ठीक है, अब देखो मैंने आपके लिए अलग से थोड़ा सा ये वेक्टर सी बना दिया और ये वेक्टर जो है बी बना दिया। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम से निकलता है ना, तो इसका डायगोनल जो होगा वो इसका रिजल्टेंट होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें पता ही है क्या होता है वो, ये रिजल्टेंट, अच्छा मैं पैरेललोग्राम भी बना ही देता हूं साथ में, तभी मजा भी आएगा आई थिंक, है ना। तो चलो पैरेललोग्राम बना के, तो मैंने उनको हटा के एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक, तो इसमें ये हमारा सी वेक्टर है और ये जो हमारा बी वेक्टर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल से नहीं मिल रहा होगा। अच्छा, डायगोनल से मिल रहा होगा तो ये क्या होगा, b प्लस सी। ठीक है, ये होगा वेक्टर b प्लस सी, ये इसका रिजल्टेंट है। लेकिन अब आप ये सोचो, और एक्चुअली मुझे ये यहां पे लगाना चाहिए, है ना, तो ये यहां पे लगा दिया मैंने, तो ये b प्लस सी इसका रिजल्टेंट है। पर एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक प्रॉब्लम ये है कि रिजल्टेंट ये तो ठीक है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं एंगल बाइसेक्टर, पर पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है ना वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होता। तो एंगल बाइसेक्टर कौन से पैरेललोग्राम में, किस टाइप के पैरेललोग्राम में होता है, वो होता है रोम्बस में। ठीक है, तो रोम्बस के केस में जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है। तो अब रोम्बस कैसे बने भाई, ये बी और सी तो और कोई दो अलग अलग वेक्टर हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं भाई, अगर मैं बी और सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बना लूं, ठीक, तो यूनिट वेक्टर बनाते ही जो मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा वो डायगोनल की मिलेगा और साथ में एंगल बाइसेक्टर भी बन रहा होगा। तो मैं क्या करूं, मैं उठा के इनको जो है यूनिट वेक्टर बना देता हूं। तो इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर क्या होगा, सी, उसके है ना, इससे डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, और ऐसे ही b के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट वेक्टर मिल गया। और जैसे ही ये मिला तो मेरा ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यहां पे मिलने वाला है वो क्या बन जाएगा, ये भी एक यूनिट वेक्टर बनेगा। तो यहां पे भी एक यूनिट वेक्टर मुझे मिल जाएगा, और ये जो है ये हमारा एंगल बाइसेक्टर भी बन जाएगा। तो अब मुझे इसकी इक्वेशन अगर लिखनी है तो इसकी इक्वेशन तो ऑब्वियसली ये भी ए से, पॉइंट ए से पार हो रहा है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस, अब के ले लेता हूं स्केलर, तो के इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर बी प्लस यूनिट वेक्टर सी। ये करके मुझे इस डायरेक्शन में एक मिल गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर तो ऑब्वियसली आप आपको पता है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए में नेगेटिव साइन चाहिए होता है ना। तो यहां पे ये जो ये वाली जो चीज है, ये ग्रीन लाइन, ठीक है ना, ये जो ग्रीन लाइन है इसके, ये जो चीज है ये हाँ हमारी यहां से मिल जाएगी। तो इस ग्रीन लाइन को चलो मैं यहां पे बना देता हूं, तो ये जो है नेगेटिव साइन के साथ यहां पे मिल जाएगी, और ये क्या होगा हमारा b माइनस सी हो जाएगा। तो ये b माइनस सी हो जाएगा, और ऑब्वियसली हम क्योंकि यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं तो इनमें भी मैग्नीट्यूड से हमारा
डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है वो नेगेटिव बन के यहां पे आ जाएगा। तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के लिए नेगेटिव साइन आप लगा देंगे। तो इस तरीके से आप दोनों इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बाइसेक्टर आप निकाल सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन आर 2i plus 2j plus k and 2i plus 4j plus 4k. The length of internal bisectors of angle BOA of triangle AOB is. तो अब इसने ऑलरेडी ओरिजिन दे दिया है, अदरवाइज नहीं भी दिया होता तो हम ओ को जो है ओरिजिन मान लेते। ठीक, तो अब हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी है, ये हम बना लेते हैं। चलिए, ये ओ हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो और इसको हमने 0 0 मान ही लिया क्योंकि इसने दे ही रखा। ओरिजिन नहीं होता तो भी हम लेते इसको, मैंने आपको पता ओरिजिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो अच्छा, पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, तो ये हमें, अब आप सोचिए कि ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा, ओरिजिन से माइनस करते ही हमको एक वेक्टर मिल जाएगा ओ ए। ठीक, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? अच्छा, ओ ए वेक्टर क्योंकि 0 0 माइनस करेंगे तो वही रहेगा, तो 2i प्लस 2j प्लस k। और ऐसे ही वेक्टर ओ बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2i प्लस 4j प्लस 4k। ठीक, ये हमारे बन गए। अच्छा, अब हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो हमने क्या किया था कि भाई इनकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाले थे। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए क्या हो जाएगा भाई? इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 1 ऐसे लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यानी कि 3 हो गया है ना। तो 2 2 1 और डिवाइडेड बाई 3 ऐसा हो गया। सिमिलरली यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ बी, वो भी क्या आ जाएगा भाई? यहां इसके जो, इसको मैं आराम से ऐसे लिख देता हूं, 2 4, बार बार आई जे के बचा रहा हूं भाई, हैं ठीक है ना, 2 4 4, और उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 2 4 4 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 32 प्लस 4 36, और ये हो गया 6, तो ये रूट भी हट गया, एक्चुअली में ये 6 आ गया। ठीक, और अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा? 1 2 2 डिवाइडेड बाई 6, तो ये और कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 2 2 ओवर 3, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो लेंथ रिक्वायर्ड वेक्टर, तो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा? required angle bisector, right? Internal angle bisector. तो वो क्या हो जाएगा? 0 0 0 प्लस लेमडा इंटू यूनिट वेक्टर्स इन दिस डायरेक्शन, यानी कि ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए प्लस ओ बी में देखो नीचे 1/3 है, चलो लिख ही लेते हैं पूरा का पूरा। तो 2 2 1 ओवर 3 एंड प्लस 1 2 2 ओवर 3, तो ये तो 0 गया ही, लेमडा बाई 3 बाहर आ गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2
4 और 3 ये दोनों ऐड हो गए, तो यानी कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, लेमडा बाई 3 इंटू 2i प्लस 4j प्लस 3k ऐसे लिखा हुआ है। और ये ओके, ये 3 हो जाएगा भाई, 2 सॉरी ये यहाँ पे 3 होगा, 3 4 3, और ये हमारे पास ये लिखा हुआ है 3i लेमडा बाई 3 3i प्लस 4j प्लस 3k। उसको मैंने ij के हटाने के लिए मैंने 3 4 3 मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था कि हम ऐसा करते रहेंगे। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ निकालने के लिए इसके मॉड्यूलस से हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, तो लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो उसका लेंथ क्या होता है, इसका मॉड्यूलस, तो लेमडा बाई 3 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि लेमडा भी स्केलर है और 3 भी स्केलर है, और इसका जो है हम निकाल लेते हैं, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया लेमडा बाई 3 इंटू रूट 34, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप लेंथ ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। अच्छा, अब बात करेंगे कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स हैं आपके पास ए बी सी, जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी। ठीक है, तो 3 points are said to be collinear if there exist scalars x y z not all zero simultaneously, यानी कि x और y z जो है तीनों के तीनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक, then if they will be called collinear if and only if x into a plus y into b plus z into c vector equal to 0 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये कह पाएंगे कि तीनों पॉइंट ए बी सी जो है कोलिनियर है। अच्छा, अब सोचें कि अगर ए बी सी अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम पॉइंट माइनस पॉइंट करके वेक्टर निकाल सकते हैं। तो इसका क्लियर सा मतलब ये हो गया कि अगर मैं ए बी निकालूं और ए सी निकालूं तो वो भी आपस में ये दोनों वेक्टर होंगे। ठीक है, ये वेक्टर हो जाएगा, ये भी वेक्टर हो जाएगा, और ये आपस में पैरेलल होंगे, है ना, ये कोलिनियर होंगे बेसिकली। तो अगर ये कोलिनियर है तो ए बी और ए सी भी कोलिनियर होंगे, और ये इसका मतलब या कोलिनियर या पैरेलल एक ही बात है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैं ए बी को इस ए सी का के टाइम्स करके कुछ लिख पाऊंगा। ठीक, तो ए बी वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, बी माइनस ए, क्योंकि बी का पोजीशन वेक्टर और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर इंटू के टाइम्स सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ऐसा लिख पाऊंगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मैं इसको कैसे लिख पाऊंगा, के माइनस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस के इंटू सी इक्वल टू 0। ठीक, अब हमारी जो गिवन कंडीशन है इसको जरा इसके साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर विद एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0, तो हमें क्या मिला, x मिला k माइनस 1 और y मिला 1 और z मिला माइनस के। अच्छा, इन तीनों को ऐड करके देखें, इसका अब x प्लस वाई प्लस जेड करें तो क्या होगा, के माइनस 1 प्लस 1 और माइनस के, ये हो गया 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर 3 पॉइंट्स अगर हम कोलिनियर की बात कर रहे हैं तो हम उसको x 3 स्केलर x y z ले लें, वेयर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और x a प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ओके, अब क्वेश्चन ये गिवन साइन स्क्वायर थीटा into a vector plus 2 sin theta into b vector plus c vector equal to 0. If points a, b, c are collinear, then theta is equal to what? Or theta lies between 0 to 2 pi, where
position vector of A is A, position vector of B is B, and position vector of C is C. ठीक, तो अब अगर ये आपको दिया है कोलिनियरिटी, तो अगर कोलिनियरिटी दिया है तो क्योंकि ये तीनों जीरो हैं, तो आपको दिया क्या हुआ, इसका मतलब गिवन जो है वो कुछ इस तरीके से आपको XA प्लस YB प्लस ZC इक्वल टू 0 दिया है। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये कोलिनियर है तो x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 0 होगा। तो यानी कि a का कोफिशिएंट प्लस b का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट जो है 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और प्लस 1, c का कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अगर ये 0 होना चाहिए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। दैट मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू -1, सो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 3 पाई बाई। ये आपका आंसर। तो आपको ये क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे हैं, एक 2 5 -4 है, बी है 1 4 -3 और सी है 4 7 -6। और एक स्टेटमेंट दे रखा है कि ए बी सी आर कोलिनियर। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक, अच्छा, ए बी सी अगर कोलिनियर है तो हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी आपस में पैरेलल होने चाहिए, या है ना, तो या वो भी कोलिनियर होने चाहिए। तो वेक्टर ए बी और क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले तो ए बी निकाल लें तो बी माइनस ए हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 -2 तो -1, और ये हो जाएगा -1 और -3 -4 ये 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही BC देखें जरा, BC क्या हो जाएगा 3 7, ये भी 3 और ये हो गया -3। अच्छा, अब क्लियरली हमें दिख रहा है देखो कि BC जो है वो -3 इंटू AB हो रखा है। ठीक है ना, इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब हमने BC को K टाइम्स हम ए बी लिख पाए। इसका मतलब हम ऐसे कैसे लिख पाए, BC इज इक्वल टू K टाइम्स AB। इसका मतलब ABC आर कोलिनियर, क्योंकि ये हमारे पास कोलिनियरिटी की डेफिनेशन ही यही थी कि अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के K टाइम्स लिख पाए तो जो है वो पैरेलल होंगे, या और पैरेलल होंगे। और क्योंकि ये एक ही लाइन पे ABC, तो इसीलिए ये इसको भी हम इस वे में लिख पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कोलिनियर है, और हेंस आवर आंसर इज ट्रू।